नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। जमीन के बदले नौकरी केस में पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। और इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत 14 लोग आरोपी हैं। 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। जिस समय टीम पहुंची, राबड़ी देवी विधान परिषद जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं लालू यादव के घर पर सीबीआई की रेड पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। इसका 40 सीट हम लेने वाले, अपने के लिए चिंता करे वो, हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। सदन में कह रहे हैं अध्यक्ष की कार्रवाई होगी, जो लोग बीजेपी जिस तरीके से व्यवहार कर रही है सदन में। अरे जिस तरह से व्यवहार किया है, पहले का निकाल के तो कैसेट देख ले अध्यक्ष जी। देखिए, जो जिस रूप में रहेंगे उन पर तो जांच आज राबड़ी आवास पहले से नहीं तो कब से चल रहा है। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी के कंप्लेन के आधार पर कई केसेज चल रहे हैं और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी। तो बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला है। राबड़ी के घर पूछताछ कर रही है सीबीआई। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। जमीन के बदले नौकरी केस में पूछताछ कर रही है और इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत 14 लोग आरोपी हैं। 15 मार्च लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। जिस समय टीम पहुंची, राबड़ी देवी विधान परिषद जाने के लिए तैयारी कर रही थी। वहीं लालू यादव के घर पर सीबीआई के रेड पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हत्याकांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में विजय कुमार और उस्मान चौधरी मारा गया है। बताया जा रहा है कि उस्मान ने ही उमेश पाल को पहली बार गोली मारी थी और बताया जा रहा है कि प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। इस दौरान उस्मान चौधरी को गोली लग गई है। उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए SRN अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। आज तक खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने किसानों को सौगात दी है। गन्ना किसानों को 77 ट्रैक्टर की सौगात मिली है। गन्ना किसानों को दिए जाएंगे 77 ट्रैक्टर। सीएम ने अपने संबोधन में कहा है, हमने बंद चीनी मिलों को भी शुरू कराया है। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया है। आज किसान पर अतिरिक्त गन्ना पैदा कर रहा है। 2.0 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिली है। पहले फसल जलाने को मजबूर था किसान। 2017 से पहले किसानों की हालत खराब थी। हमने पिपराइच में नई चीनी मिल लगाई है। दुनिया में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, ये बात भी सीएम योगी ने कही। किसान भाइयों को कोई धर्म नहीं होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी बातें आज कही हैं। अतिरिक्त गन्ना यानी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ना उत्पादन वो कर रहा है।
और यही नहीं, 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर गन्ना का दायरा बढ़ा है। हमने चीनी मिलें जो बंद थी पिछली सरकारों में अनोपने दामों पर बेची जाती थी, हमने बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाया। चौधरी चरण सिंह जी के कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, हम लोगों ने पैसा दिया, चीनी मिल आज मजबूती के साथ, धड़ल्ले के साथ चल रही है, गन्ना उत्पादन कर रही है। मुंडेरवा को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ था बस्ती में, उस चीनी मिल को फिर से नए सिरे से वहां पर नई चीनी मिल लगाई गई। गोरखपुर के पिपराइच की चीनी मिल जो बेच दी गई थी, वहां पर नई चीनी मिल यह डबल इंजन की सरकार ने स्थापित किया। मुरादाबाद में थाना कटघर पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और इसमें नाजिम नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश पर थाना कटघर और मुंडा पांडे में गौकशी के मुकदमे दर्ज है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो गया है। कि आज थाना कटघर क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक नाजिम पुत्र नादिर नाम के व्यक्ति है, इनकी गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के दौरान। और देवापुर से रुस्तमपुर के बीच में जो जाने वाला रास्ता, वहीं पे पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान इनके ये दिखाई दिए और इनको पुलिस ने जो रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायर किया। इसी पे मुठभेड़ हुई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और ये व्यक्ति है, ये थाना कटघर और थाना मुंडा पांडे दोनों जगह से वांछित थे। रायबरेली में होली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। होलिका दहन स्थलों के साथ साथ बाजारों और चौराहों पर पुलिस की टीम ने गश्ती किया। सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने गश्ती की है और लोगों ने से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाने की अपील भी की है। लोगों से शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील की गई है। ये पुलिस का फ्लैग मार्च आप देख सकते हैं। होली को लेकर के पुलिस अलर्ट नज़र आ रही है और गश्त की गई है। पुलिस प्रशासनिक टीम की तरफ से बाजारों और चौराहों पर गश्ती की गई है। रायबरेली की ये तस्वीरें हैं। पीलीभीत के बेसलपुर में भारी धरना प्रदर्शन जारी है। जनता के लिए जी का जंजाल बना रेलवे विभाग का कोयला डिपो। जी हां, घनी आबादी के बीच बने कोयला डिपो को लेकर मोहल्ले वालों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कोयले के कारण आसपास के बाशिंदे बीमार हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोयला डिपो हटाया जाए, नहीं तो होली का बहिष्कार करेंगे। बीसलपुर में रेलवे कॉलोनी के निकट मोहल्ले वासियों ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। कोयला डिपो ने पीलीभीत से खबर है, जहां पर कोयला डिपो जी का जंजाल बना नजर आया है। वहां पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। मोहल्ले वालों ने धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मोहल्ले वाले धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और कोयला डिपो का विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि इस कोयला डिपो की वजह से कई बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को, और ऐसे में ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नजर आए हैं और ये मांग की जा रही है कि इस डिपो को हटाया जाए। और उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उन्होंने कहा है कि होली का बहिष्कार किया जाएगा। मोहल्ले वालों ने धरना प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अमला भी पहुंचा हुआ है उन्हें समझाने के लिए, और लेकिन लोग धरने पर बैठे नजर आए।
और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है। वाहन ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को रौंद दिया है। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी मौत बताई गई है। हादसे के दौरान गाड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह मौजूद थे। परिजनों को एएसपी पर आरोप है कि शव को जबरन मर्चरी से बिना बताए रातों रात पीएम हाउस भिजवा दिया गया और एएसपी ने भी परिजनों से मुलाकात नहीं की। वहीं परिजनों ने मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है। पैदल जा रहे बुजुर्ग को रौंदा है। गाड़ी में मौजूद थे अपर पुलिस अधीक्षक। ये सर हमारे दादाजी हैं और ये अपने ससुराल जा रहे थे। तो ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में टेम्पो से उतरे और उतरने के बाद थोड़ी दूर पैदल गए सर। तो पीछे से एडिशनल अफसर की गाड़ी आई सर, पीछे से टक्कर मारकर चली गई और हमारे बाबा रास्ते में गिर चुके और उनको जिला अस्पताल लाया गया। हम लोगों को बिना बताए कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं सर। यहाँ पर बुलाकर लाए, जिला अस्पताल में भर्ती। मेरे गांव के एक बाबा जी हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था और जिस गाड़ी से हुआ था वो एडिशनल एसपी साहब की गाड़ी थी। और गांव से फ़ोन आया कि बाबा जी का एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से। तो फिर हम लोग आए। उस आने के पहले ही पुलिस वालों के द्वारा बाबा जी को यहाँ रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, जो कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बगैर फैमिली के बताए बाबा जी को इधर शिफ्ट कर दिया गया मरकरी में। ना तो कोई रिलेटिव ना फैमिली मेम्बर किसी को नहीं मालूम। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो मरकरी में थी, ना तो कोई यहाँ मिलने एडिशनल एसपी साहब आए या फिर कोई सीनियर अधिकारी आया। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उससे लगे बिहार और नेपाल के इलाकों में भी खासा खौफ है। और हम आपको दिखा रहे हैं उसी माफिया डॉन की एक दास्तां। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। नाम अतीक अहमद। काम दहशतगर्दी। जन्म 10 अगस्त 1962, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठिकाना साबरमती जेल, गुजरात। यूपी के पूर्वांचल में अतीक अहमद का नाम सुनते ही अच्छों की हवा निकल जाती थी। अतीक अहमद एक ऐसा खूंखार डॉन था जिसके लिए पुलिस प्रशासन, कानून, कोर्ट का कोई मतलब नहीं होता था। अब इंडिया बॉयज आपको अतीक अहमद की वो कहानी सुनाने जा रहा है कि आखिर अतीक कैसे एक स्टूडेंट से खूंखार डॉन, गैंगस्टर और माफिया बन गया। दरअसल बात है साल 1979 की। प्रयागराज जब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद के चकिया का रहने वाला अतीक 10वीं क्लास में फेल हो गया। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार की गुजर बसर करते थे। इसी बीच 17 साल का अतीक बदमाशों की संगत में पड़ गया। अब उस पर जल्दी अमीर बनने की सनक सवार होती है और धीरे धीरे अतीक दहशतगर्दी की ओर बढ़ता है।
अतीक लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगता है। तभी अतीक पर एक हत्या का केस दर्ज हो जाता है। एक वक्त था जब इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुलिस और राजनेता चांद बाबा से परेशान थे। ऐसे में अतीक अहमद को दोनों का साथ मिला। 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार होता चला गया और लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम देने लगा। जिस अतीक को जो पुलिस शय दे रखी थी, अब अतीक उसी पुलिस की आंख की किरकिरी बनता चला गया। फिर साल आता है 1986, जब पुलिस अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अतीक अपने रसूख का इस्तेमाल करता है और इलाहाबाद के कांग्रेस नेता से संपर्क करता है। नेताजी की दिल्ली तक पहुंचती। फिर क्या था भला, अतीक का काम कौन रोक सकता था। दिल्ली से फोन आया और काम हो गया। अतीक जेल से बाहर आ जाता है। अतीक अहमद वैसे तो शुरुआती दिनों में उन्होंने एक कॉमन मैन की तरह ही शुरुआत की थी, लेकिन जिस तरह से उनका दबदबा जैसे जैसे बढ़ा, उनका रसूख भी बढ़ता गया और उन्होंने इसी के बाद राजनीति में कदम रखा। राजनीति में उनकी शुरुआत निर्दलीय के रूप में हुई थी और निर्दलीय विधायक चुनकर गए थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनका कद बढ़ने लगा और राजनीतिक पकड़ इनकी मजबूत होने लगी तो इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। समाजवादी पार्टी से न सिर्फ विधायक रहे बल्कि सांसद भी बने और फूलपुर से सांसद चुनकर गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने छोटे भाई अशरफ को शहर पश्चिमी, जो उनका अपना गढ़ कहा जाता है, वहाँ से विधायक के लिए मैदान में उतारा। लेकिन इसी बीच में राजूपाल मैदान में आए और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ऐसी बढ़ी कि बाकायदा राजूपाल के विधायक चुनने के बाद उनको मुडेरा इलाके में बाकायदा घेर करके मारा गया। जिस वक्त उन पर हमला हुआ, बताया जा रहा है कि वो अपने साथियों के साथ वापस आ रहे थे कहीं से और बाकायदा उनको घेर करके न सिर्फ मारा गया बल्कि ये कंफर्म कर लिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद न सिर्फ राजनीतिक रूप से भूचाल आ गया बल्कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक रसूख बढ़ाने के लिए जिस तरह से राजूपाल की हत्या की गई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं जहां राजनीतिक रूप से इनको झटका भी लगना शुरू हुआ और साथ ही साथ जो अशरफ है उनको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। उसके बाद से लगातार जो मुकदमों का दौर शुरू हुआ तो वो उमेश पाल तक आकर रुका है। उमेश पाल की भी हत्या लगभग उसी अंदाज में, उसी इलाके में और लगभग उसी समय पर की गई जिस समय राजूपाल की हत्या की गई थी। तो कह सकते हैं कि जहां एक तरफ अतीक अहमद ने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अशरफ ने जिस तरह से राजूपाल की हत्या में उन पर आरोप लगा, उसके बाद से उनके राजनीतिक कैरियर पे एक तरह से अंधेरा छाने लगा। याद रखना, हम सीने पे गोली खाएंगे। अपराध की दुनिया में अतीक अब बड़ा नाम बन चुका था। एक ऐसा नाम जो किसी भी काम के लिए काफी था। फिर क्या था, अतीक धीरे धीरे ऐसे ही दहशतगर्दी को अंजाम देता था और जेल से छूट जाता था। अतीक के हौसले 7वें आसमान पर चले गए थे। अतीक के इरादे मानो बुलंद होते चले गए। फिर अतीक ने राजनीति में हाथ आजमाने की सोचा। फिर साल आता है 1989, जब अतीक राजनीति में उतरता है और इलाहाबाद की पश्चिम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। इस बार मुकाबला था चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा से, वही चांद बाबा जो एक जमाने में आतंक का दूसरा नाम हुआ करता था। चुनाव में दोनों के बीच गैंग वॉर हुआ। इसमें भी अतीक ने ही बाजी मारी और अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। अतीक चुनाव तो जीत गया था लेकिन पीछे छोड़ गया खुन्नस। जी हाँ, चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। अब तो पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीक के नाम से बोलबाला होने लगा। बोलबाला मानो ऐसा कि अतीक के नाम से अच्छे धुरंधर कांपने लगे। पुलिस अतीक के खिलाफ
कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचा करती थी और अब तक अतीत एक खौफनाक और खूंखार अपराधी बन चुका था। फिर साल आता है 1991 और 1993 जब अतीक निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। अतीक अहमद का दबदबा और रुतबा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद अतीक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। फिर साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर साल 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार अतीक विधायक बनता है। वैसे तो अतीक अहमद ने अपनी राजनीति निर्दलीय के रूप में शुरू की थी, लेकिन अगर राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो उनकी सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बेनी प्रसाद वर्मा से रही। बेनी प्रसाद वर्मा बहुत ज़्यादा अतीक अहमद के करीब रहे और अतीक अहमद उनको अपना राजनीतिक गुरु की तरह मानते थे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में सीधा उनसे मुलायम सिंह यादव से संपर्क रहा है और यही वजह है कि शायद ही कोई ऐसा मौका हो कि जब मुलायम सिंह इलाहाबाद आए हों, जो उस वक्त इलाहाबाद रहता था, उसमें अतीक अहमद के या तो वो घर पे गए हों या अतीक अहमद को हेलीकॉप्टर से लखनऊ लेकर अपने साथ जाने के बाद साफ संदेश देना रहता था कि अतीक अहमद मुलायम सिंह के बहुत करीबी हैं और उसका समाजवादी पार्टी को पूरा फ़ायदा भी मिला है, जिसकी वजह से आसपास के जो इलाके रहे, चाहे वो प्रयागराज रहा हो, प्रतापगढ़ रहा हो, कौशाम्बी रहा हो, वहाँ पे समाजवादी पार्टी को इसका बहुत फ़ायदा मिला। और मुलायम सिंह ये अच्छी तरीके से जानते थे कि अतीक जिस तरह से अपनी दबंग छवि बना रखी है, उसका राजनीतिक रूप से उनका फ़ायदा भी लेते रहे हैं। लेकिन अगर नज़दीकी की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी में सिर्फ मुलायम सिंह यादव को ही अपना सबसे ज़्यादा करीबी नेता मानते थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।